Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to take up British Literature 1, and the topic that we're going to discuss is from Paradise Lost. As you all know that Paradise Lost is a very long poem, and I am not going to give you line by line explanation of the poem because I don't think so that is important in your masters. So we are going to discuss about the important topics that were previously asked in your question papers. So it is difficult for me to accumulate all the important topics in one video. So I'll make a series of videos concerning Paradise Lost and its important questions, important topics related to it. Okay. So today we are going to talk about how Paradise Lost is an epic poem. Okay. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएट जॉन मिल्टन. John Milton, as you all know, he was an English poet who was considered to be very significant after William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोएट निकला तो ही वॉज जॉन मिल्टन. सो यू कैन सी हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़ इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट, जो ग्रेटेस्ट एपिक मानी जाती है इन इंग्लिश लिटरेचर. When we talk about epic, this word epic, what does epic means? एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोम होती है जहाँ पे हीरोइक डीड्स दिखाई जाती है. बहुत ग्रैंड तरीके से हीरो का हीरोइज्म, उसकी हीरोइक डीड्स को दर्शाया जाता है. एंड अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें एपिक के, तो इट इज़ नोन फॉर इट्स लेंथ, बहुत लंबी होती है. उसकी स्कोप, उसका सब्जेक्ट मैटर बहुत इन डेप्थ होता है, बहुत वेरीड होता है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडेड होता है और बहुत इन डेप्थ तरीके से आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जाता है. सो दैट इज़ व्हाट एन एपिक इज़ इन शॉर्ट. अगर आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू. तो पैराडाइज लॉस्ट भी एक बहुत लॉन्ग नरेटिव पोम है. एज यू ऑल नो कि पैराडाइज लॉस्ट आपको तो सिर्फ बुक 1 लगी है, तो दैट इज़ ऑल्सो सो लॉन्ग, वो ही अपने में इतनी लंबी है. एंड ऑब्वियसली इसमें हीरो डीड्स गॉड गॉड के बारे में बताया गया है. दो पीपल, देयर आर क्रिटिक्स हु बिलीव कि यहाँ पे सेटन को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है. जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन सेटन की जा रही है, बट दैट इज़ नॉट द केस. इवेंचुअली मिल्टन टॉक्स अबाउट द डीड्स, द हीरोइज्म ऑफ गॉड. ओके. सो यहाँ पे इसलिए ये एपिक है और इसका सब्जेक्ट मैटर इज़ ऑल अबाउट एडम, ईव, सेटन, गॉड. सो ये एक बिब्लिकल स्टोरी है देखा जाए ऑल इन ऑल. व्हेन वी टॉक अबाउट पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये 17th सेंचुरी में जॉन मिल्टन ने लिखी थी. आज तक इसे एक मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है एज द बिगेस्ट एपिक पोम एंड द ग्रेटेस्ट एपिक पोम. इसमें एक बिब्लिकल स्टोरी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि हाउ एडम एंड ईव disobeys God, and how they were tempted by the fallen angel. Fallen angel here is the Satan, and this ultimately leads to their expulsion from Garden of Eden. Okay. एंड इसी जब उनका एक्सपल्जन हुआ तभी बर्थ, डेथ, सिन, सेल्वेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट आया. अदरवाइज एवरीवन वाज देयर इन हेवन विद गॉड. ठीक है. तो द पोम रिवॉल्व्स अराउंड दिस. स्टार्टिंग में तो यही सब है, मेन आइडिया यही है पोम का, दैट यू शुड नो. अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करें तो एपिक फॉर्म कैसे है, अभी आपको पता है व्हाट इज़ एपिक. एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोम है जहाँ पे हीरोइक डीड्स के बारे में बताया जाता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है. ठीक है. तो अब पैराडाइज लॉस्ट को हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं. जब हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एपिक पोम के. सबसे पहली बात, लेंथ. यू नो हाउ लेंथी द पोम इज़. अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट इज़ a very long story which is written in blank verse. I have told you एक वर्स फॉर्म में लिखी गई है. वर्स, VERSE, वर्स फॉर्म में लिखी गई है.
एंड इसकी लेंथ अराउंड 10,000 लाइन से भी ज़्यादा है। अब हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहे हैं कि इसमें 10,000 लाइन्स तो अप्रॉक्सीमेटली है ही, इतनी लंबी है ये, इतनी लंबी स्टोरी लिखी गई है। पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। सेकंड, बहुत एलिवेटेड तरीके से लिखी गई है। ब्लैंक वर्स अपने में ही एक बहुत अलग कंसेप्ट था, एक अलग तरीका था लिखने का उस टाइम, एंड इट हेल्प्ड मेनी अदर राइटर्स टू राइट। सो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, बहुत एलिवेटेड स्टाइल में लिखी गई है पोम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। थर्ड है डिवाइन इंटरवेंशन। यू नो द पोम, यहाँ पे हम गॉड के बारे में बात करते हैं, हम सेटन के बारे में बात करते हैं। सेटन पहले क्या था? सेटन was also an angel. Then when he was excluded, he was thrown out of that heaven. तब वो एक फॉलन एंजल बना एंड इवेंचुअली वो सेटन बना। एंड इट टॉक्स अबाउट एंजल्स। तो ये सब चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं। ये डिवाइन डज नॉट मीन ओनली गॉड, the angels, the positive, the negative, all these things are somewhere divine intervention. Okay, epic setting. Epic मतलब थोड़ा grand style है। It does not talk about the daily life events. Epic में आता है, यहाँ पे epic क्या है? Epic है, यहाँ पे बात करी गई है heaven की, hell की, earth की। यहाँ पे आपने बहुत ग्रैंड चीज़ें ली है, ग्रैंड स्टेज दिया गया है आपके करेक्टर्स को। ओके, यहाँ पे आप नॉर्मली बात नहीं कर रहे हो, एक गांव की बात नहीं कर रहे हो, एक टाउन की बात नहीं कर रहे हो। यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रैंड स्टेज, हेल, हेवन, अर्थ, ग्रैंड टॉपिक है आपका यहाँ पे। आप गॉड के बारे में बात कर रहे हो, आप सेटन के बारे में बात कर रहे हो। दैट्स वाई दैट इज़ व्हाट इट मेक्स, दैट इज़ व्हाट पैराडाइज लॉस्ट इज़ अबाउट। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे हमने बात करी, डीमंस और आपके एंजल्स, आपके सेटन के बारे में बात करते हैं। और ये जिस तरीके की डिस्क्रिप्शन दी गई है अबाउट लैंडस्केप्स एक्सेट्रा, वो इसे एपिक फॉर्म में बनाते हैं पैराडाइज लॉस्ट को। अब अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे ही आप पोम पढ़ोगे तो आपकी पोम की बिगिनिंग इज़ फ्रॉम द मिडल। हाउ? सो व्हेन आई टॉक अबाउट कि मिडल से शुरू हुई है, आप एक बार अपनी पोम को देखो तो पोम शुरू होती है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। आपको यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दी गई है कि कैसे पहले सेटन को, कैसे एक्सपल्जन हुई उसकी फ्रॉम हेवन, क्यों, हाँ, कैसे वो एक फॉलन एंजल बना, और क्यों उसके अंदर ये रिवेंज फॉर्म हुआ, कि क्यों उसे एक बदला लेना है, कुछ नहीं बताया गया है। डायरेक्टली द पोम बिगिंस विद ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे हमारे एडम और ईव आर टेम्प्टेड और उनको बाहर निकाल दिया गया है। दे हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। ठीक है, तो पोम बीच से ही शुरू हो रही है, जो कहीं ना कहीं एक एपिक का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, बहुत सारे सिमिलीज, बहुत सारे मेटाफर्स का यूज़ किया गया है हमारी इस पोम के अंदर। ओके, दैट ऑल्सो मेक्स दिस पोम एन एपिक पोम। Sorry for the background change. I don't make videos in one go, that's why it happens. Okay, so let's just continue. See, you need to remember the important pointers that are, you have to remember length, जिससे ये epic बनती है, इसकी length, elevated style, divine intervention, epic setting, supernatural elements, and how it begins in the middle, and how he has used similes and metaphors in the poem. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ताकि you get content for writing. Okay, if we talk about Paradise Lost, it is a Christian epic. It talks about moral actions. It talks about how what are the consequences of disobedience, how one should be obedient towards God. It talks about humility. The main concept here is the conflict that Satan had. Satan's desire to corrupt God's creation. It was Satan who
somehow was the main reason why Adam and Eve was thrown out of the Garden of Eden. Okay, so when we talk about Paradise Lost, as I have told you many times, that it is a biblical reference. It is a retold version of how Adam and Eve were expelled out of the Garden of Eden. And in English literature, when we talk about a complete epic, it is only Paradise Lost that can be considered a complete epic. क्योंकि एपिक की लेंथ ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसको कंप्लीट करना और इतना ज़्यादा इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर पाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. सो इन इंग्लिश लिटरेचर, Paradise Lost has its own significance and it is considered to be the only complete epic. Okay, and as you know that Milton has written it in blank verse. He believed, he says that he has chosen blank verse because he did not want कि वो उसी conventional rhyming scheme के स्टाइल से अपनी इस पोम को लिखे. ओके, थीम अगर हम बात करें तो थीम पोम का वही है, disobedience, the first disobedience that the man made. ओके, एंड इस disobedience की वजह से how Adam and Eve ate the fruit from the knowledge tree, उसी वजह से death entered to the world. ये कॉन्सेप्ट है, यही थीम है इसका. एंड as the poem begins, as I told you, epic का एक और करेक्टरिस्टिक होता है, that is muse. You do a writer normally he invocates, there is an invocation of muse. So similar manner में यहाँ पे भी जैसे कि क्लासिकल एपिक्स में आज तक होता आया है that there is an invocation done for the muses, similarly यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे जो पोएट है, हमारा जो जॉन मिल्टन है, he also is seeing that how he is trying to achieve what no one has achieved. उन्होंने बार इस चीज़ की सिग्निफिकेंस दी है कि I want to create something that no one has ever created, and somewhere the topic that he has covered, it is very different, although it is a retold version, but it is something different what he did from other writers. Okay, and ये जो उनकी अर्ज थी टू बी बेटर देन अदर क्लासिकल राइटर्स, वो कहीं ना कहीं दिख रही है थ्रू आउट हिज पोम. उन्होंने अपने रीड द पोम यू नो कि उन्होंने काफ़ी बार इस चीज़ का मेंशन किया है इन हिज इन्वोकेशन दैट हाउ ही इज़ कंसिडरिंग कि उनकी पोम इज़ गोइंग टू बी बेटर देन अदर क्लासिकल राइटर्स, एंड हाउ इट इज़, वो पहले से ही इस चीज़ को सोच के चल रहे हैं दैट दिस पोम इज़ गोइंग टू बी ग्रैंड. ओके, एंड एक और इसमें चीज़ है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मिल्टन, तो मिल्टन ने यहाँ पे पेगन गॉड्स को भी इन्वॉल्व किया है. सी, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्रिश्चियन डिटीज़ के बारे में बात नहीं करी है, यहाँ पे ही हैज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड पेगन गॉड्स, ऑल्दो उनको नेगेटिव सेंस में फॉलन एंजल्स के रूप में दिखाया गया है, बट he has shown some other culture as well. उन्होंने सिर्फ Christians को ही importance नहीं दी है. He has not made the whole thing about Christians. Rather he has added other cultures as well, जो उनकी इस पोम को थोड़ा different बनाता है. और एक एपिक का करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो दैट, ये भी आप याद रखना दैट उन्होंने पेगन कल्चर को दिखाया है, ऑल्दो नेगेटिव सेंस में दिखाया है, बट ही हैज़ इंक्लूडेड इट विच नो वन हैज़ एवर डिड, जो उनके क्लासिकल राइटर्स कभी दिखे नहीं करते हुए. टॉक अबाउट पेगन गॉड्स, अगर आपको पेगन कल्चर के बारे में नहीं पता है, पेगन गॉड्स के बारे में नहीं पता है, लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट इट. नाउ क्रिश्चियंस ओनली बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, और बाकी के कल्चर्स में जैसे जो गॉड होते हैं वो उनको कंसिडर करते हैं फॉल्स गॉड. बेसिकली जो पेगन गॉड्स होते हैं, ये पेगन डीटीज होते हैं, क्रिश्चियंस कंसिडर देम फॉल्स गॉड्स. ओके, तो इसलिए कभी पेगन गॉड्स को यूज़ नहीं किया गया है. लेकिन हमारे जो मिल्टन है, ही हैज़ यूज्ड पेगन गॉड्स, तभी वो कह रहे हैं जो पेगन कल्चर के गॉड्स है, जैसे कि रोमन कल्चर में अपोलो हो गए. सो ये सब यहाँ पे पेगन गॉड्स माने जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, फॉल्स गॉड्स, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन बिलीव्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन गॉड्स होते हैं, जैसे हम आइडल वर्शिप करते हैं, सब
people consider कि idol worship is not good. ये सबके अपने अपने beliefs है, लेकिन हमारे लिए what importance does it hold, that is something different. Talking about the subject that John Milton has chosen for writing the poem is of very high magnitude. And in order to write this poem, he requires divine help. So he's not taking inspiration from the classical muses, rather, he's taking help of the one who has given him the inspiration to write, the ultimate creative spirit, that is the divine spirit itself. So he's appealing to divine here, not to the muses. देखो, I know that this is kind of confusing. He has written invocations to muses, but he is not. I think he never asks help from these muses. Rather, he asks help from directly God से ही. On his blindness में भी आप जब देखते हो तो he is asking for help, not from anyone else but directly from the divine. Similarly in Paradise Lost, इस पोम को लिखने के लिए, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, वो अपने में ही इतना ग्रैंड है दैट ही इज डायरेक्टली आस्किंग द गॉड, द डिवाइन स्पिरिट टू हेल्प हिम, okay, to enlighten him in order to write this poem, or in order to write about this grand topic. Okay, now if we talk about the poem, आपको अगर पोम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे हमने डिस्कस करा है कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अब आप इसमें क्या देखते हो दैट द पोम टॉक्स अबाउट फ्री विल. इट टॉक्स अबाउट सम थियोरिटिक कॉन्सेप्ट्स, नेचर ऑफ गॉड के बारे में बताता है. किस तरीके से? जब हमारे एडम एंड ईव वर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, तो हमने क्या पढ़ा कि उसकी वजह से डेथ, उसकी वजह से हमारी सिन, सेल्वेशन, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करी अर्थ पे. बिफोर दैट इट वॉज नॉट देयर. ओके, ये सब चीज़ें जब आई, इसके साथ हमें नेचर ऑफ गॉड बताते हैं. समवेयर आर John Milton justifies God, because Satan और जो बाकी के critics है वो ये कहते हैं कि if God was there, if he is omnipresent, if he knows everything, then why did he not stop Adam and Eve to eat from the knowledge tree? So now here what he talks about कि भगवान, God और this divine spirit has given us the free will. भगवान हमें एक choice देते हैं. He does not force us to act in a certain manner. Okay? Although he knows everything, he knew that what you're going to do, but he gave you a chance. He gave you your choice that you have to choose. आपको बताया गया था कि never ever eat from this tree, knowledge tree, but you disobeyed them. You disobeyed God. If talking about free will, you are going to conclude in a manner that every individual is given this human choice, this free will, this free choice to decide. Adam and Eve were given the choice either to obey or disobey God's decision, but it was their own decision, it was their own choice which shaped their destiny. So, the main purpose here is that the poem also tells us about how human choices shape the destiny of humans. Okay, it is not God, it is us only who decides our own fate. We are facing the consequences of our own action, which he means. Adam and Eve, what Adam and Eve did was the consequence of their own action. Okay, and if talking about what makes our poem a masterpiece, what contributes to the grandness of the poem, if
टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली दिस, अगर आपको पोम की ही गणना करनी है, उसके बारे में कोई क्वालिटीज़ बतानी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें इस पे इम्पोर्टेंस देनी है, तो आप बात करोगे डिवाइन इंटरवेंशन की, हाउ एपिक बैटल्स आर शोन, हाउ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर शोन। फिर आप बात करोगे कि कैसे मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, एलिवेटेड लैंग्वेज का यूज़ किया है, he has made it something very different from his classic writers। ये भी क्लासिकल राइटिंग है, एक बिब्लिकल allusion है, जिसकी वजह से ये मास्टरपीस बनती है। इसकी जो मॉरल वैल्यूज़ है, स्पिरिचुअल थीम्स है, वो उसको एक टाइमलेस वर्क बनाते हैं। टाइमलेस वर्क इन द सेंस, मिल्टन के टाइम से लेकर आज के टाइम तक हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, एंड इट होल्ड्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। सो ये याद रखना है आपको कि ये इसमें एक मॉरल थीम है और एक स्पिरिचुअल थीम है। स्पिरिचुअल और मॉरली आपको बताया जा रहा है कि आपको ओबीडिएंट होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के बारे में बताया जा रहा है, फ्री विल के बारे में बताया जा रहा है, गॉड के वर्क को जस्टिफाई किया जाता है, नेचर को, हाउ गॉड इज़, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। एंड फिर आपको ये बताना है कि हाउ ही हैज़ रिटन इट इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर, उनकी तारीफ़ करनी है, और बस यही सब चीज़ें बतानी है कि व्हाट मेक्स हिज पोम डिफरेंट। ओके, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट, विल स्टिक टू द क्वेश्चन। जैसे हमने एपिक पोम के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी है, तो अब हम थोड़ा सा उसमें जाएंगे। देखिए, all the pointers are somewhat related to each other, और एक ही चीज़ को हम थोड़ा घुमा फिरा के भी कहते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट दैट। कंटेंट कम होता है, लेकिन हमें उसे थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिखना पड़ता है। ओके, नाउ, तो एज यू नो दैट द पोम बिगिंस विद द इन्वोकेशन। The invocation here is to the muse, and then he proceeds with his subject matter. And see, the poem consists of many rhetorical speeches and allegorical interludes. Allegorical interludes means that there are some hidden moral meanings within the poem. Along with it, the poem talks about some prophetic dreams, which means that it is predicting future. It is talking about second coming of Jesus Christ. And you know that in Christianity they believe that Jesus is again going to take birth. तो वही बात यहाँ पे की गई है, शायद बुक 1 में नहीं, आगे की बुक्स में बात की गई है, बट वी आर गोइंग टू टेक दिस पैराडाइज लॉस्ट एज एन ओवरऑल ओवरव्यू देंगे हम उसका, हम स्पेसिफिकली बुक 1 पे स्टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिटिक ड्रीम्स के बारे में बात की गई है, सुपर नेचुरल इंटरवेंशंस के बारे में बात की गई है, जो उसको एपिक बनाते हैं। ओके, सो इन्वोकेशन, यहाँ पे रेटोरिकल स्पीचेस, एलिगोरिकल इंटरलूड्स, प्रॉफिटिक ड्रीम्स और सुपरनेचुरल इंटरवेंशंस इसे एक एपिक बनाते हैं। अगर हम थ्रू आउट पोम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो एक्शन लिया जा रहा है, जो पूरे पोम में द पोम, हाउ द पोम इज़ बिल्ट अप, उसका जो एक्शन है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो उसमें बहुत यूनिटी है, वो स्कैटर्ड नहीं है। ऑल्दो इट बिगिंस इन द मिडल, पोम की स्टार्टिंग बीच से हो रही है, लेकिन जैसे उसके डॉट्स कनेक्टेड है, इट इज़ ईजी टू ग्रास्प, उसमें कहीं लूप होल नहीं है। ओके, and then the poem directly looks up to second coming, as I told you. Then अगर आपको इसको याद रखना है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज इट्स फाइन इफ़ यू वांट टू ड्रॉप दिस पॉइंट, कि जो हमारी बुक्स है, हमारी पैराडाइज लॉस्ट की, उन्होंने 3 इन्वोकेशंस की है, हमारे जॉन मिल्टन ने 3 इन्वोकेशंस की है। पहली तो बुक 1 में ही है, जो हमारे पास है, सिलेबस में है। फर्स्ट इन्वोकेशन इज इन दैट ओनली, सेकंड इज इन बुक 3, एंड द थर्ड इन्वोकेशन इज इन बुक 9। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपने, बट हाँ, अगर आप इसको ऐड कर लोगे तो एग्जामिनर वुड सी दैट यू नो मच अबाउट इट। तो 3 जगह इन्वोकेशंस उन्होंने यूज़ करी है। ही हैज़ इन्वोकेटेड टू द म्यूज इन बुक 1, बुक 3 एंड बुक 9। ओके, अब जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, उनकी एपिक में जो ये कॉन्सेप्ट है हीरो का, इट हैज़ टोटली चेंज्ड। अगर हम बुक 1 देखें तो वहाँ पे Satan is glorified, but the reality is that Satan is not the hero of Paradise Lost. Although in first
first or second book, Satan is shown to be very of very heroic nature. He's glorified. बट अगर हम लेटर पार्ट्स के बारे में बात करें, बुक्स की लेटर बुक्स के बारे में बात करें, तो उसमें देखा जाता है कि उसका एक फिजिकल और एक मॉरल डिक्लाइन दिखाया जा रहा है थ्रू आउट द पोम, जिसकी वजह से ही इज़ नॉट द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. एंड starting में we can see that how our Satan looks like a warrior. He has this ability to persuade the other fallen angels to resent back against our God. He has this capabilities, abilities. बट जो ये एपिक के कंपोनेंट्स है उसमें सारे हैं ऑफ हीरो, बट इवेंचुअली जब हम हमारी पोम प्रोसीड करती है अगले बुक्स में, तो हम देखते हैं कि उसका एक मॉरल और फिजिकल दोनों ही डिक्लाइन हो जाता है. और कहीं ना कहीं जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा क्वालिटी होती है एपिक में एक हीरो की, दैट हीरो इज़ ग्लोरिफाइड. स्टार्टिंग में तो हमारा हीरो सेटन लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली ही सीज एक बहुत ज़्यादा इसका डिक्लाइन हो जाता है, एंड जिसकी वजह से वो हीरो नहीं बन पाता है. तो यहाँ पे एक तरीके की कन्फ्यूजन है विद इन द ऑडियंस. ऑडियंस स्टार्टिंग में सोचती है कि सेटन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो सेटन इज़ द हीरो, विच इज़ नॉट द केस. लेकिन एपिक्स अगर देखा जाए, क्लासिकल एपिक्स आर वेरी सॉर्टेड. आप पढ़ना शुरू करोगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, हु इज़ द हीरो. लेकिन यहाँ पे द केस इज़ नॉट द सेम, बिकॉज सेटन स्टार्टिंग में ग्लोरीफाई किया गया है, बट अल्टीमेटली ही इज़ नॉट द हीरो. इफ़ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एपिक, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रिवाइज्ड मैनर में हमारे मिल्टन ने यूज़ किए हैं अपनी पोम में. पहला तो यही है कि हीरो का जो हम गेस कर रहे थे वो हीरो है ही नहीं. स्टार्टिंग में लगता है कि सेटन इज़ द हीरो, बट इट इज़ नॉट द केस. यहाँ पे गॉड ही हीरो है. अब अगर हम बात करें वॉयलेंस की, तो कहीं ना कहीं वॉयलेंस हाँ दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है, दैट सेटन इज़ ट्राइंग टू रिजेंट or rebel against God, but it is overshadowed by the mercy of God. तो यहाँ पे जो एपिक का दूसरा एक कंटेंट है, जहाँ पे एपिक में दिखाया जाता है ग्लोरीफाइड बैटल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मर्सी ऑफ गॉड. द वायलेंस इज ओवरशैडोड बाय मर्सी. बैटल दिखाई जा रही है कि हेवन में बैटल होने वाली है, बट इट इज़ बैलेंस्ड बाय रेसिटेशन ऑफ सॉन्ग्स. एंड कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस है वो एपिक की ट्रेजेडी बनने में, वो लाइट हो जाती है बाय सेकंड कमिंग एंड बाय रिडेम्पशन. नाउ आई विल टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट इट कि पोम में ये मेंशन किया गया है दैट इफ़ God has excluded or expelled our Adam and Eve out of Garden of Eden, and death enter हो चुकी है वर्ल्ड में, तो God has not stopped thinking about them. God ने एक दूसरा तरीका बनाया है, that is of salvation, that is of second coming. कि अगर आप चाहो तो आप इस प्रोसेस ऑफ लाइफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त हो सकते हो. यू कैन गेन सेल्वेशन, दैट इज़ हिज वे. यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जा रहा है गॉड को, दैट ही हैज़ नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ही हैज़ गिवन यू अदर वेज टू गेन बैक दैट प्लेस. ओके, एंड यहाँ पे यही बात की गई है कि प्ले को लाइट बनाने के लिए, सॉरी पोम को लाइट बनाने के लिए सेकेंड कमिंग की बात की गई है, रिडेम्पशन की बात की गई है. ओके, तो अगर यहाँ पे आपको याद रखना है कि एपिक के कंपोनेंट्स किस तरीके से रिवाइज किए गए हैं हमारे जॉन मिल्टन ने, तो आप पहले बात करोगे हीरो के बारे में कि सेटन यहाँ पे हीरो नहीं है. ऑल्दो उसको ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन वो हीरो नहीं है, जो क्लासिकल एपिक्स में नहीं होता था. जो हीरो है उसे ही ग्लोरीफाई किया जाता था, लेकिन यहाँ पे थिंग्स हैव चेंज्ड. सेकेंड आप बात करोगे वॉयलेंस की. नॉर्मल एपिक्स में वॉयलेंस दिखाई जाती है एट अ ग्रैंड लेवल, लेकिन यहाँ पे वॉयलेंस इज ओवरशैडोड बाय आर मर्सी, गॉड की मर्सी पे. ओके, हेवन में बैटल दिखाई तो जा रही है, लेकिन वो बैलेंस कैसे हो रही है, बाय द रेसिटेशन ऑफ सॉन्ग्स. और जो सीरियसनेस है हमारे एपिक की, सीरियसनेस ऑफ एपिक ट्रेजेडी, वो लाइट हो जाती है बाय सेकेंड कमिंग ऑफ आर जीसस क्राइस्ट, रिडेम्पशन. ठीक है, तो ये प्रॉफिटिक ड्रीम्स या फिर प्रॉफिटिक मैसेजेस से लाइट हो जाता है हमारा पूरा पोम. एंड देन वील टॉक अबाउट कि
जो हमारे मिल्टन है, ही इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लासिकल पोइट्स। जैसे वो कहते आए हैं अपने इन्वोकेशन, he is different in a manner that he is allowing his narrative or his poetry to depict or mirror his personality, his convictions, his emotions, which is very different from other classical writers. They were only sticking to their writing. They did not really reflected their personal emotions, their personality through their work. So in other way, we may also say that he's also addressing to the man in general. How? The poetry somehow has some hidden meaning, some morally hidden meaning, as I told you, that the poetry has this allegorical interlude, the hidden moral meaning within it, that talks about that one should be obedient. If one disobeys the orders of the god, the result would be the same that happened with Adam and Eve. So somehow it is giving us some moral lessons. And here, the poet also intensifies the relation between a poet and the god. Here he is talking, he's communicating directly to the god or the angels in heaven. He has taken such a topic, and as I told you earlier, that he is taking inspiration from directly the divine spirit, not from any muse. He's directly taking the inspiration from the one who is almighty. So he here somehow Milton is talking about the one-to-one relationship that the poet has with the god. Okay. एंड अगर पोइट्री के बारे में बात की जाए तो पोइट्री कहीं ना कहीं हमारा जॉन मिल्टन का पोइटिक जीनियस को दिखाते हैं, उनकी मेजेस्टी को दिखाते हैं, एंड हाउ दिस पोम इज़ अ प्योर सबलाइम ये दिखाया जाता है. आई होप यू नो द टर्म सबलाइम, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है. I'm not going to discuss it here because then the video will be long. I'll make a separate video about this topic. ओके. और कहीं ना कहीं अगर उनके स्टाइल के बारे में बात की जाए तो उनका स्टाइल इज समवट सिमिलर सिमिलर कह लो या फिर थोड़ा फेमिलियर कह लो, कि थोड़ा लगता है इलियट की तरह. एंड आई होप यू ऑल्सो नो इनकी सिग्निफिकेंस इन लिटरेचर. ओके. और जो अगर हम बात करें इमेजिनेशन की, तो the poetry is filled with his imagination, his invention. देखो ये एक biblical reference पे बनी गई एक poetry है. Okay. But his imaginations, his inventions has made this poetry majestic, a masterpiece. And अगर book one के बारे में बात की जाए तो हमने देखा है that Satan is looking to be very self-confident person, very courageous, and he has this sympathy for the other fallen angels. Somewhere he is having these heroic qualities, but he is not entitled to be the hero of Paradise Lost. अगर हम मिल्टन के बारे में बात करें तो मिल्टन ने बहुत सारे सिमिलीज मेटाफर्स यूज़ करे हैं. अगर हम उनकी सिमिलीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं ना कहीं ही हैज़ बोरोड सिमिलीज फ्रॉम होमर, फ्रॉम वर्जिल. देखो अगर आप इन सब के थोड़े नाम ऐड कर दोगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स इन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज़ गोइंग टू मेक एन इम्प्रेशन. सो आई होप दिस विल हेल्प. थोड़ा इनके बारे में पढ़ो, एंड अगर पढ़ना नहीं है एटलीस्ट ऐड देम इन योर आंसर्स. दैट इज़ गोइंग टू गिव गुड इम्प्रेशन कि आपको और भी पता है लिटरेचर के बारे में. ओके. तो उनकी जो सिमिलीज है वो कहीं ना कहीं ही हैज़ बोरोड फ्रॉम वर्जिल, VIRGIL, एंड होमर. ओके. एंड अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के स्टाइल के बारे में बात की जाए तो ये पोम कहीं ना कहीं सिंपल लैंग्वेज में शायद लिखी ही नहीं जा सकती थी. दैट्स वाई ही हैज़ written it in such an elevated manner. और अगर हम इस एपिक के बारे में बात की जाए तो ओवरऑल दिस एपिक इज़ अ डिवाइन एपिक. एंड द चीफ करेक्टरिस्टिक अगर हम बोले तो इस पोम का है सबलाइम, ग्रैंडियोसिटी. हाउ ग्रैंड दिस पोम इज़, द पीरियोडिकल स्टाइल, how it is still having the great significance, and कैसे उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया, उस कन्वेंशनल राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया अपनी पोम में. दिस ऑल मेक्स आवर पोम वेरी डिफरेंट. ओके.
एंड अगर हम कंक्लूड करें तो अब हम कहे गए कुछ क्रिटिक्स के बारे में। अब हमारे जॉन ड्राइडन हैं, वो क्या कहते थे कि पैराडाइज लॉस्ट फॉर हिम इज़ नो ट्रू एपिक। क्योंकि अगर देखा जाए तो वॉर एक चीफ सब्जेक्ट होता है एक एपिक का, जो यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि वॉर यहाँ पे मर्सी से ओवरशैडो हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ही हैज़ मेड हिज ओन वर्ल्ड। उन्होंने एपिक को एक नई डेफिनेशन दे दी थी। तो कहीं ना कहीं जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग ये ट्रू एपिक नहीं है, बिकॉज इसमें वॉर चीफ सब्जेक्ट है ही नहीं। और ना पोम इतनी हीरोइक इनफ है। सेटन को हीरो बनाना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। गॉड भी हीरो अच्छे से ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। देखो, अगर एक एपिक है तो वो एक ही साइड पे चलती है। इफ देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट, यू आर गोइंग टू शो अबाउट हिम ओनली, उसी की क्वालिटीज दिखाई जाती है। यहाँ पे वैसा नहीं है। पहले यहाँ पे सेटन को थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई किया गया, फिर उसका एक मॉरल और फिजिकल डिक्लाइन दिखाया गया। गॉड को कहीं ना कहीं उनके उन पे क्वेश्चंस भी लगे कि ऑलरेडी अगर वो जानते थे तो वाई डेंट ही स्टॉप। ऑल्दो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन मिल्टन ने दी है कि फ्री विल है इंसान के पास। ही इज़ सो गुड, गॉड इज़ सो गुड दैट उन्होंने अगर सिन लाया है तो सेल्वेशन की बात की है, सेकंड कमिंग की बात की है, रिडेम्पशन की बात की है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। देन वी टॉक अबाउट एडिसन। एडिसन इज ऑल्सो क्रिटिक, सॉरी। तो एडिसन क्या कहते हैं दैट दिस पोम इज डिफेक्टिव, क्योंकि ये पोम ज़्यादा ट्रेजिडी लगती है रादर देन एपिक। ट्रेजिडी क्यों कहा गया है? क्योंकि सेटन का केस किस तरीके से ही वाज थ्रोन आउट एंड देन ही फील्स दैट ही शुड रिबेल अगेंस्ट गॉड, तो इसलिए इसे ट्रेजिडी कहा गया है। लेकिन देखा जाए तो पोइट्री डज नॉट टॉक अबाउट सेटन। यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए मॉरल सिग्निफिकेंस दिखाई गई है दैट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, द कॉन्सिक्वेंसेस टू इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। ऊपर से आप गलती कर रहे हो, ऊपर से आप डिसोबे कर रहे हो, साथ में यू आर हैविंग दिस रिबेलियन एटीट्यूड दैट इज गोइंग टू लैंड यू नो वेयर। तो ये कहीं से ट्रेजिडी तो नहीं है, ओके, बट दिस इज समथिंग दैट क्रिटिक्स फील। एंड ओवरऑल हम ये कहेंगे कि मिल्टन को हम पुराने न्यू क्लासिकल कोड से जज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट ही हैज़ रिटन इज नॉट द classic epic writing. Rather, what he has done is he has written a divine epic. He has invented a new type of poem which is superior to anything. He has uh, somewhere he has chosen a topic which is very different, which is very complex, and जो उन्होंने एक revised manner में epic लिखी है, that's what makes this poem a great epic. And I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel. I have uploaded the notes of the topic, and we are going to continue the other important topics of Paradise Lost as well.